हेलो एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स का ये सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एवं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के बारे में जाना था। प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम के बारे में जाना, सराउंडिंग के बारे में जाना और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जाना। आज का जो लेक्चर है बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि किसी सिस्टम में वर्क किस प्रकार होता है। यदि हम किसी सिस्टम को हीट या टेम्परेचर देते हैं बच्चों, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब उसके अंदर के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो सिस्टम के अंदर वर्क होता है। और वर्क कितने टाइप का होता है? दो तरह का वर्क होता है। एक तो होता है इंटरनल वर्क और दूसरा होता है एक्सटर्नल वर्क। तो आइए जानते हैं कि वर्क किसी भी सिस्टम में कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। दो प्रकार के, और वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है इंटरनल वर्क और दूसरा होता है बच्चों एक्सटर्नल वर्क। इंटरनल वर्क क्या होता है बच्चों? इंटरनल वर्क होता है वर्क डन बाय वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर पार्ट। कहने का अर्थ यह है बच्चों, जो इंटरनल वर्क होता है किसी सिस्टम में, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं या बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं, ऐसे, ठीक है। तो अगर सिस्टम के अंदर का, जैसे मैं इसको फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं और इसको सेकंड पार्ट मान लेता हूं, तो ये सिस्टम के अंदर ये इस पर वर्क करे या ये इस पर वर्क करे। ये सिस्टम हो गया बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, पार्ट ड्राइव हैं। या आप हम ये भी कह सकते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर वर्क करे या एक पार्ट दूसरे पार्ट पर वर्क करे, लेकिन उस सिस्टम के अंदर ही होना चाहिए, सिस्टम के बाहर का वर्क नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? इंटरनल वर्क का मतलब यह है कि वर्क डन बाय वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर पार्ट। मतलब एक ही सिस्टम के दो पार्ट्स होंगे और वो एक दूसरे पर वर्क करेंगे, इसी को बोलते हैं बच्चों इंटरनल वर्क। एक्सटर्नल वर्क जस्ट अपोजिट होता है, वर्क डन बाय अ सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग और वर्क डन बाय सराउंडिंग टू सिस्टम। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि एक्सटर्नल वर्क क्या होगा? वर्क डन बाय अ सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। मतलब सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करे या सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करे। इंटरनल वर्क में क्या होता था? सिस्टम के अंदर के ही दो पार्ट या दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर वर्क करते थे। लेकिन एक्सटर्नल वर्क में क्या होता है बच्चों? सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा, मतलब ये सिस्टम हो गया हमारा, इसके आसपास का जो सराउंडिंग है उस पर वर्क करेगा, या सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वर्क। और जब हम किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं, इट मींस हम सिस्टम को हीट या टेम्परेचर देते हैं, तो उसमें किस में चेंज होता है बच्चों? उसके प्रेशर में चेंज होगा और वॉल्यूम में चेंज होगा। जनरली हम जब बात करते हैं वर्क की, तो हम जो dW होता है बच्चों, वो किस तरह से लेते हैं? P इंटू dV। इट मींस हम ये मानते हैं कि अगर हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर या हीट दे रहे हैं, तो
तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा और इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। थर्मोडायनेमिक्स में जब हम वर्क करते हैं किसी सिस्टम में तो हम जनरली ये मानते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। इट मींस जो वर्क होगा बच्चों वो किसके इक्विवेलेंट होगा, P इंटू टीवी के, चाहे तो वो इंटरनल वर्क हो चाहे तो वो एक्सटर्नल वर्क हो। समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है कि जो वर्क होगा थर्मोडायनेमिक्स में वो किसके बराबर होगा बच्चों, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। और ये क्यों होगा, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को हीट देंगे या टेम्परेचर देंगे। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, वो कौन सी चीज है, इंटरनल एनर्जी। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट जो वेरिएबल्स है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बच्चों, किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होता है बच्चों वो उस सिस्टम का टोटल एनर्जी होता है। कहने का अर्थ यह है कि सिस्टम को जब हम हीट या टेम्परेचर देते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है और वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्विवेलेंट होती है। और इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल एनर्जी होता है। सीधी सी बात है, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इंटरनल एनर्जी is the total energy of the system due to motion and interaction between particles and molecules। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू मोशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है और वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों, मोशन पर और इंटरेक्शन पर। किसके मोशन पर, उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मोशन और इंटरेक्शन पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। इट मींस मैं सीधी सी बात कह सकता हूं कि जो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी, जिसको मैं लिखता हूं यू से या डी यू से, छोटा सा एनर्जी लूंगा यदि मैं, तो वो किसके बराबर होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी बच्चों, टोटल एनर्जी है किसी सिस्टम की, और टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। किसी सिस्टम को हीट या टेम्परेचर देने पर उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे और उस इंटरेक्शन की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल वर्क, एक्सटर्नल वर्क आपको समझ में आया होगा। अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो इसको मिटाते हैं बच्चों और जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आखिर है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में आपने सुना है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ।
बचपन से फिजिक्स में या साइंस में पढ़ते आए हैं ना कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों नेचर के लॉ को ही, नेचर को ही लॉ बना दिया गया है। जैसे फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ में हम क्या देखते हैं कि अगर दो बॉडीज जिनका सेम टेम्परेचर है और वो अलग किसी अलग बॉडी से कनेक्टेड है तो वो तीनों क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ऐसा कुछ हमने जाना था। और हमने फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने टेम्परेचर के बारे में जाना, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या जानेंगे बच्चों, एनर्जी के बारे में जानेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन को ही बताता है। तो आइए जानते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एनर्जी कैन नाइदर बी created nor destroyed. It can only change one form to another form. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है बच्चों कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का अर्थ यह है कि ऊर्जा को केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है ना ही हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। केवल हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं बच्चों, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं, उन सब में हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यही एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है बच्चों, और यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। तो यदि अगर मैं इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों, इन मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर मैं किसी सिस्टम को dq क्या देता हूं बच्चों, dq टेम्परेचर देता हूं, और उसमें वर्क कितना होता है बच्चों, dw वर्क होता है, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी बच्चों वो कितनी होगी, du इज इक्वल टू होगा बच्चों dq माइनस dw। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहने का अर्थ यह है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम है, इसको मैंने कितना टेम्परेचर दिया बच्चों, कितना हीट दिया, dq हीट दिया। इस dq हीट की वजह से इस पे जो वर्क हुआ बच्चों वो कितना हुआ, dw हुआ। तो जो इसकी वर्क होगा, इट मींस इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मतलब इनकी जो एनर्जी है वो क्या होगी बच्चों, चेंज होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी को du से डिनोट करते हैं। तो जो इसकी एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, dq माइनस dw। जितना हम ऊष्मा देंगे और जितना हमारा वर्क होगा उसका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्विवेलेंट होगा। नहीं आ रही बात समझ में? कहने का अर्थ यह है कि अगर हम सिस्टम को इतना हीट देते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा बच्चों, वो जितनी हीट हम देंगे और जितना हम वर्क करेंगे उसका जो डिफरेंस होगा वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्विवेलेंट होगा। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक साइंटिस्ट जूल साहब थे, ठीक है ना, जूल कांस्टेंट सुना है, जूल एनर्जी का यूनिट भी है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट हमारा
एनर्जी का क्या है, जूल। तो जूल साहब ने भी एक डेफिनेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दिया था, आइए वो भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल, इधर लिखता हूं, यही लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू जूल the work done, the system is directly proportional to the amount of heat produce or absorb by the system। तो जूल साहब ने क्या कहा बच्चों, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है कि द वर्क डन ऑन द सिस्टम में जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, किसके, जो हीट हम उस पर देंगे, यानी जो हीट हम वो सिस्टम जो हीट ऑब्जर्व करेगा या प्रोड्यूस करेगा। कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए मेरा सिस्टम है, मैंने इसको कितना हीट दिया बच्चों, dq हीट दिया, या मैंने q हीट दिया, इसने ऑब्जर्व कितना किया, dq, या ये सिस्टम हमारा dq हीट प्रोड्यूस करता है। तो जितना ये हीट ऑब्जर्व करेगा या प्रोड्यूस करेगा, उतना ही इस पर क्या होगा बच्चों, वर्क होगा। सीधी सी बात है कि सिस्टम में जो किया गया वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यों के। यही किसने कहा, जूल साहब ने कहा। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं बच्चों, तो मेरे पास एक जूल कांस्टेंट आता है, और ये ऐसा हो जाता है, जहां पर वेयर जो जे है बच्चों वो क्या है, जूल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 4.186 जूल पर कैलोरी। जूल साहब ने किसी सिस्टम में किए गए वर्क को बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो किसी सिस्टम में जो वर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, वो सिस्टम जितना हीट ऑब्जर्व करेगा या जितना हीट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो यहां से अगर मैं जे की वैल्यू भी निकालना चाहूं बच्चों, जूल कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, W/Q के बराबर। इट मींस जो जूल कांस्टेंट है बच्चों, किए गए कार्य और जो हीट वो ऑब्जर्व करेगा या प्रोड्यूस करेगा, उसका जो है रेशियो होता है क्या, जूल कांस्टेंट। तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही वो लेक्चर होगा, उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर गुजारेंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू। is directly proportional to the amount of heat produce or
absorbed by the system। तो जूल साहब ने क्या कहा बच्चों, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है कि द वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम में जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों किसके, जो हीट हम उस पर देंगे, यानी जो हीट हम वो सिस्टम जो हीट ऑब्जर्व करेगा या प्रोड्यूस करेगा। कहने का अर्थ जैसे मान लीजिए मेरा सिस्टम है, मैंने इसको कितना हीट दिया बच्चों, dq हीट दिया, या मैंने q हीट दिया, इसने ऑब्जर्व कितना किया dq, या ये सिस्टम हमारा dq हीट प्रोड्यूस करता है। तो जितना ये हीट ऑब्जर्व करेगा या प्रोड्यूस करेगा, उतना ही इस पर क्या होगा बच्चों, वर्क होगा। सीधी सी बात है कि सिस्टम में जो किया गया वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्यू के। यही किसने कहा, जूल साहब ने कहा। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं बच्चों, तो मेरे पास एक जूल कांस्टेंट आता है और ये ऐसा हो जाता है, जहां पर वेयर जो जे है बच्चों वो क्या है, जूल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 4.186 जूल पर कैलोरी। जूल साहब ने किसी सिस्टम में किए गए वर्क को बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो किसी सिस्टम में जो वर्क होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, वो सिस्टम जितना हीट ऑब्जर्व करेगा या जितना हीट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो यहां से अगर मैं जे की वैल्यू भी निकालना चाहूं बच्चों, जूल कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, W/Q के बराबर। इट मींस जो जूल कांस्टेंट है बच्चों, किए गए कार्य और जो हीट वो ऑब्जर्व करेगा या प्रोड्यूस करेगा, उसका जो है रेशियो होता है क्या, जूल कांस्टेंट। तो आई होप कि आपको आज की जो क्लास है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही वो लेक्चर होगा, उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर गुजारेंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।